हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज मेरी क्लास जो है ये आपको माय सीक्रेट सीरीज की आधारित क्लास है। इसमें आपको मैं एक नए सेंटेंस को, नया तरीका, नया रूल बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस रूल को मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो इसको मैं दो पार्ट में कर दूंगा। एक पार्ट आज बताऊंगा, एक पार्ट आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको मैं दे दूंगा। लेकिन सारे रूल मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि जानते हैं यह है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज आपको एकदम डिटेल में बताई जाती है। ज्यादा देर ना करते हो, चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे बढ़िया क्लास, इससे बढ़िया रूल आपको और किसी चैनल पे मिलने वाले नहीं है। तो आज हम अपने यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को शुरू करने वाले हैं जिनसे हम लोगों को एम यानी लक्ष्य या पर्पस, इरादा पता चलता हो। तो ऐसे सेंटेंस को आज हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करने वाला हो तो ऐसे सेंटेंस मिलते हैं किस प्रकार से कि मेरे पास पढ़ने को 2 पुस्तकें हैं। ये पर्पस है, इसका उद्देश्य है कि 2 पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर जानने के बाद तब इसके आगे को ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कि क्रिया यानी क्रिया पहले ही आ जाएगी। इसमें जो कर्ता होगा वो अनिश्चित होगा, इंडेफिनिट होगा, कर्ता हमें पता ही नहीं लगेगा। तो क्रिया आएगी, क्रिया के बाद ने लगा हुआ मिलेगा, ने के बाद को मिल सकता है या के लिए मिल सकता है। इसके बाद हमें संज्ञा मिलेगी यानी जो नाउन होगा उस सेंटेंस में नाउन यूज मिलेगा। उसके बाद होना है या था मिलेगा। जैसे हो गया कि करने को एक कार्य है, कार्य है। जैसे अब करने को एक कार्य, अगर आप ऐसे सेंटेंस कहीं मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे सेंटेंस इंडेफिनिट सब्जेक्ट वाले मिलते हैं, तो उनको किस प्रकार से टर्न करना होगा ये आप जान लीजिए। तो इसमें आप लोगों को जब ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो आप जब देखेंगे इंडेफिनिट सब्जेक्ट है तो इंडेफिनिट सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं देयर। और देयर के बाद हम लोग लगाना शुरू करते हैं। देयर के बाद हम लोग लगाते हैं इज। इसके बाद हम लोग लगा देंगे नाउन, जो नाउन उसमें दिया होगा वो नाउन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लगा देंगे इन्फिनेटिव, इस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग आर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे करने को एक कार्य है तो क्या हो जाएगा कि देयर इज अ वर्क टू डू। इस प्रकार से इसे ट्रांसलेट करेंगे कि करने को एक कार्य है। जैसे कहा गया पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं। तो इसमें पाई जाने वाली चीज प्लूरल है, तो प्लूरल है तो अर्थात देयर के बाद हमको आर का यूज करना है। तो लिखेंगे हम लोग देयर आर 2 बुक्स टू रीड। क्लियर? कुछ ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसके आगे कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं कि खाने के लिए थोड़ा सा भोजन है। तो खाने के लिए थोड़ा सा भोजन है तो देयर इज सम फूड। और उसके बाद इन्फिनेटिव टू ईट। क्लियर? पहनने के लिए, पहनने को एक कोट है तो देयर इज अ कोट टू वियर। क्लियर? उड़ाने के लिए 1 भी रुपया नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी। अब उड़ाना मतलब फिजूल खर्च, और फिजूल खर्च का हम लोग लिखते हैं स्क्वांडर। देयर इज नो मनी टू स्क्वांडर, इन्फिनेटिव लगाना था, टू स्क्वांडर। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस जो इस टाइप का सेंटेंस है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला रूल इसका हम लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जैसे हम लोगों के पास देयर का यूज देखने को मिला। देयर का यूज जैसा आप जानते हैं कि देयर का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे सब्जेक्ट इन्फिनेटिव रहता है, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर? लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को आईएनजी का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आईएनजी का प्रयोग कैसे देखने को मिलता है? जैसे कहा गया कि पढ़ने के लिए
2 पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे देयर आर 2 बुक्स। अब यहां पे बताए थे हमने क्या कि टू रीड लगा दीजिए, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम लोग यहां लगाएंगे फॉर, और रीडिंग यहां पे जीरंड का यूज, रीडिंग के बजाय जीरंड का भी यूज इस प्रकार से सेंटेंस में किया जा सकता है। जैसे कहा गया कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, यहां पे कहा गया कि खाने को थोड़ा सा भोजन है। अभी पिछली स्लाइड में लिखा है कि इस सेंटेंस को कि खाने को थोड़ा सा भोजन है, तो वहां पे क्या बताया था, इंफिनिटिव का यूज बताया था, लेकिन यहां जीरंड का यूज करना है। तो यहां लिखेंगे हम लोग देयर इज सम फूड फॉर ईटिंग। क्लियर? तो आप यहां इंफिनिटिव के बजाय जीरंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जीरंड के पहले आप लोगों को फॉर लगाना होगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसका अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के अभी देखा कि इसके पहले हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया सेंटेंस में। क्या हो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कहा जाए कि मेरे पास करने के लिए ढेर सारा काम है, मेरे पास करने के लिए ढेर सारा काम है, यहां पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर सब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस में, तो क्या तब भी वहां पे हम लोग जैसा ट्रांसलेट करते आए वैसा ही करेंगे कि दूसरा करेंगे? तो यहां पे आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट जब आ जाए सेंटेंस में तो उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले उसका हिंदी स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर, संज्ञा सर्वनाम, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, प्लस को लगाएंगे, कर्म कारक का को रहेगा, इसके बाद क्रिया लगेगी, क्रिया के साथ ने, और ने के बाद लगेगा को या के लिए, को या के लिए। उसके बाद संज्ञा यानी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कर्ता के रूप में एक संज्ञा मिलेगी, और फिर इसके बाद क्रिया होना पाई जाएगी। क्लियर? ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मिलेगा, तो इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि, तो इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश का बनेगा नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद नाउन लगाएंगे, फिर इंफिनिटिव लगाएंगे। जैसे लिखा कि मोहन के पास पढ़ने के लिए 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं। अब यहां पे कहा गया कि अगर पढ़ने के लिए 4 किताबें हैं, अगर ऐसे सेंटेंस को करते तो पिछली स्लाइड में जो मैंने रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग करते, लेकिन आगे लग गया मोहन के पास पढ़ने के लिए 4 किताबें, तो लिखेंगे मोहन हैज 4 किताबें, 4 बुक्स टू रीड। कुछ लगभग पुराना स्ट्रक्चर ही मिलता है, बस उसमें देयर इज देयर आर का यूज नहीं किया है। बस यहाँ पे मोहन के पास, तो मोहन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैव, वर्ब हैव का यूज कर दिया है कि मोहन के पास पढ़ने के लिए 4 किताबें हैं। या कहा गया कि उस लड़की के पास खाने के लिए केवल 1 रोटी है। तो क्या आएगा उस लड़की के पास, तो यहां पे हो जाएगा दैट गर्ल हैज। अब केवल 1 रोटी है तो ओनली ब्रेड, ओनली ब्रेड, और किसके खाने के लिए, टू ईट। क्लियर? दैट गर्ल हैज ओनली ब्रेड टू ईट। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पिछले स्लाइड में, पिछले रूल में जो लिखाया था उसी से मिलता जुलता ही रूल है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके अगले रूल को हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जैसे मैंने पहले रूल में आपको लिखाया था कि आप लोग इन्फिनिटिव हटाइए और फॉर लगा के जीरंड का यूज कर दीजिए। सेम उसी प्रकार से इस रूल को जो मैंने अभी इसके पहले लिखाया है, इस रूल में भी आप लोग इन्फिनिटिव को हटाकर फॉर लगा के जीरंड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि सेंटेंस बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ ली होगी कि इस सेंटेंस में भी आपको इन्फिनिटिव टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसे हटा देना है और फॉर लगा के जीरंड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है।
क्लियर। अब चलते हैं हम अपने अगला रूल देखते हैं। अगला रूल जो हमारे सामने आता है वो कुछ एक दूसरा लक्ष्य प्रदर्शित करता है। जैसे कहा गया कि मैं किताब खरीदने के लिए बाजार गया, वो यहां ठहरने के लिए आया, तो ये लक्ष्य, ये पर्पस दिखाता है। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो पहले इसका हिंदी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश के स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें दो क्रिया मिलती है। आप देखते होंगे कि पिछले सेंटेंस से ही बताते आ रहे हैं दो क्रिया। तो दो क्रिया यहां भी मिलती है, एक क्रिया शुरू में लगती है, एक क्रिया बाद में लगती है। तो जो मेन क्रिया होती है वो बाद में लगाई जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से निकलता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम लोग लगा देंगे इसकी मेन वर्ब, जो वर्ब मेन होगी उसको लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव यानी दूसरी क्रिया जो हमारी होगी इन्फिनिटिव के रूप में यूज होगी। इसके साथ इन्फिनिटिव के रूप में टू लगा के उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हो गया कि मैं कलम खरीदने के लिए बाजार गया, मैं कलम खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहां देखिए सेंटेंस को पढ़ते ही आपको क्लियर होगा कि मेन वर्ब कौन सी है, कि मैं बाजार गया, अर्थात गया मेन वर्ब है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई लगाएंगे, आई के बाद हम लोग मेन वर्ब कहां गया, तो आई वेंट, और कहां गया, टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। अब लगाएंगे इन्फिनिटिव, यानी इस ऑब्जेक्ट के साथ जो इसके ऑब्जेक्ट का कारक है वो लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका इन्फिनिटिव लगाएंगे खरीदना, टू बाय। अब क्या खरीदने गया, कलम खरीदने, पेन। क्लियर। कुछ इसका ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा, आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। क्लियर। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं। एक और सेंटेंस क्या लिया हमने, अगला सेंटेंस लिया कि वह उसे देखने के लिए मंदिर में आया। तो पहले वह आया, कहां पे आया, मंदिर में, तो ही केम इनटू टेम्पल। और क्या करने के लिए, देखना, यानी कि टू सी, और फिर उसे देखने के लिए हर, टू सी हर। क्लियर। तो ही केम इनटू टेम्पल टू सी हर। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी ट्रांसलेट कीजिए तो कुछ इस प्रकार से कीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके अगले रूल को हम लोग देखते हैं। अब इसी में दूसरा सेंटेंस हो जाता है कि जैसे वह खेलने के लिए गया है, वह खेलने के लिए गया है। ऐसे सेंटेंस जब आप मिल जाए तो आप उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे कि वो खेलने के लिए गया है, वो पढ़ने के लिए गया है, वो घूमने के लिए गया है, या वो दिल्ली घूमने के लिए गया। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाएंगे तो इनको ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, तो पहले इनका हिंदी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हिंदी स्ट्रक्चर क्या है हमारे सामने, तो इसका हिंदी स्ट्रक्चर निकलता है कर्ता प्लस क्रिया प्लस ने को या ने के लिए, यानी कि खेलने के लिए या खेलने को या खेलने गया है। तो ऐसे सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो बस सीधा सा सब फंडा है हमारे सामने कि हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे हैव, यानी हैव के अनुसार हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे इन्फिनिटिव। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले लगाएंगे ही के साथ हम लोग लगा देंगे हैज। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब, यानी कि जो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज। इसके हैव के साथ हम लोगों को एक और चीज जोड़ लेनी है कि वर्ब अगर लगी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगा देनी है यहाँ पे। तो ही हैज गॉन टू प्ले। क्लियर। यानी कि हैज के बाद वर्ब का यूज करेंगे, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए कि वर्ब हैव जब कहीं आ रही हो, जो वर्ब हैव होती है इसके साथ आप कभी भी अगर कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, यानी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे। कहीं पर भी लिखना हो, वर्ब हैव के बाद अगर वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखनी है आपको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही हैज गॉन टू प्ले। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। तो देखिए कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है कि वे लड़ने के लिए स्कूल गए हैं। अधिकतर स्टूडेंट आप क्लास में देखते होंगे कि लड़ने के लिए ही स्कूल आते हैं, और कहा जाता है कि ये लड़ने के लिए ही स्कूल आए हैं। तो घर पे जब शिकायत होती है तो यही कहते हैं कि वो लड़ने के लिए स्कूल गए। तो इस ऐसे ही सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि दे हैव गॉन
टू स्कूल टू फाइट। क्लियर? दे हैव गॉन टू स्कूल टू फाइट। क्लियर? तो ऐसे स्ट्रक्चर जब कोई भी आपके सामने आए तो उम्मीद करता हूं कि अब कभी इनको ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला रूल देखते हैं हम लोग। अब चलते इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी इसी प्रकार का सेंटेंस बता के गए, सेम वही सेंटेंस फिर क्यों ले आए? तो सेम वही सेंटेंस इसलिए ले आए कि इसको दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना बताते हैं। दूसरा तरीका नहीं, आपने देखते आ रहे होंगे कि जितना भी रूल मैंने अभी बताया उसको दूसरा तरीका जरूर बताया ट्रांसलेट करने का। तो इसका कैसे ना बताते? तो इसका भी दूसरा तरीका होता है। इसका दूसरा तरीका जो होता है वो स्ट्रक्चर पहले के माध्यम से समझ लीजिए कि यहां पे हम लोग लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे हैव के बाद हम लोग वर्ब का यूज कर लेंगे, जो वर्ब लगाते हैं उस वर्ब का यूज कर लेंगे। और वर्ब के बाद क्या बताया था? इन्फिनिटिव का यूज। लेकिन इन्फिनिटिव यहां नहीं करेंगे, यहां हम लोग लगाएंगे फॉर, और फॉर के बाद हम लोग यूज करेंगे नाउन। तो अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि वह तैरने के लिए गई है, तो शी हैज गॉन फॉर स्विम। अब यहां पे इन्फिनिटिव हटा दिया गया है और फॉर लगा के हम लोगों ने नाउन का यूज कर लिया है। वह स्नान करने को गया है, तो ही हैज गॉन फॉर बेड। क्लियर? तो ये चीज आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कि अगर इन्फिनिटिव आप ना यूज करना चाहे, ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो आप सीधी सी बात जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव ना लगा के फॉर लगाइए और वही नाउन लगा दीजिए जो उसमें एज ए वर्ब बना के दी गई है। क्लियर? तो अब इसे नोट कर लीजिए और फिर अब इसका अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल लेते हैं कि जैसे सेंटेंस आ गया कि वो ये बात जानने को बेचैन है, तुम अपने घर जाने को बहुत उत्सुक हो। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले इसका हिंदी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिर इंग्लिश स्ट्रक्चर के अनुसार इसे ट्रांसलेट करना सीखते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर सामने निकल के आता है, कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया के साथ ने को या ने के लिए। इसके बाद हमें एक एडजेक्टिव यानी विशेषण मिल जाता है, उसके बाद हमें क्रिया मिल जाती है। तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब टू बी का यूज करेंगे, या फिर हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज, एम या आर का यूज कर लेंगे। इज, एम, आर के यूज के बाद हम लोग क्या पाएंगे? तब इसमें हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इज, एम, आर, वर्ब टू बी के बाद इज, एम, आर का यूज कर लेंगे, या फिर वाज वर्ब का भी यूज कर लेंगे। वाज वर्ब यानी कि ये वर्ब टू बी है जो इसके साथ यूज की जाएगी, और इसके बाद हम लोग इसका एडजेक्टिव जोड़ देंगे। जो सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया रहेगा इस एडजेक्टिव को जोड़ देंगे, और एडजेक्टिव को जोड़ने के बाद जो आखिरी क्रिया है इसको हम लोग इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे। इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे। क्लियर? अब जैसे कहा गया कि मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं या उत्सुक हूं, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, बहुत उत्सुक हूं। तो क्या हो जाएगा कि मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, तो आई एम, मैं है तो आई के साथ एम लगाए, आई एम, और उसके बाद फिर क्या लगा? एडजेक्टिव। तो बहुत उत्सुक, आई एम वेरी क्यूरियस, और फिर जानने के लिए टू नो, और दिस, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस। क्लियर? और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले कि वह घर जाने को तैयार है, तो वह के लिए मिलेगा ही इज रेडी, एडजेक्टिव लिया रेडी, और फिर जाना टू गो होम। क्लियर? राजा उसका गीत सुनने के लिए बेचैन है। राजा यानी कि द किंग इज एनेक्सियस, एनेक्सियस। अब सुनने के लिए टू लिसन, अब उसका गीत हर सॉन्ग, द किंग इज एनेक्सियस टू लिसन हर सॉन्ग। क्लियर?
तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस अगर आपको भी सामने आए तो आप उसको तंग नहीं करने वाले। तो इन सेंटेंस के रूल को नोट कर लीजिए। अब तो ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो इस सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हमारे सामने निकल के आता है कि ही इज इच्छुक है, ही इज, उसके बाद हमने लगा दिया एजर या एगर, एगर लगाया और एगर के बाद क्या आता, जो नॉर्मली इसकी पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इसके बाद आप इंफिनिटिव का यूज कर दीजिए, सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके में आज करेंगे तो कैसे हो जाएगा कि in order to learn English, he is very eager in order to learn English। इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस अगर ऐसे मिल रहे हैं और उनको ट्रांसलेट कर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप उनको इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा जो तरीका है वो इन ऑर्डर को हटा के प्रचलित होता है। इन ऑर्डर को आप हटा के आप इंफिनिटिव का यूज करके सीधे यहां पे नाउन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस सेंटेंस को नोट कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं कि लक्ष्य इरादा सूचक सेंटेंस जो मैंने दिए हैं इसमें जितने भी रूल मैंने आपको बताए ये रूल आपने लिख लिए होंगे और आपने उन्हें समझ भी लिया होगा। अगर आपके सामने कभी कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप इन्हें आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। और भी लक्ष्य और इरादा सूचक सेंटेंस के जो रूल है अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसका एक और पार्ट आने वाला है, जल्दी दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको लक्ष्य और इरादा सूचक सेंटेंसेस के कुछ और सेंटेंस बताऊंगा, कुछ और उनको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत अच्छे सेंटेंस, बहुत अच्छे रूल आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।